हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौना कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन इस वीक में हम लोगों ने कंप्लीट किया, वो पोर्शन हम रिवाइज करेंगे। उसके साथ हम लोग रिवाइज करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलेगा। तो जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो, ये जो NaCl है, इसको इसका एक्वस सॉल्यूशन हम लेंगे, मतलब ब्राइन को लेंगे। ब्राइन को लेके अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। उसके साथ जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन गैस भी इवॉल्व होगा। तो ये कैसे होगा, ये चीज हम एक बार देख लेते। तो हम लोगों ने देखो, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग करेंगे। अब हम लोग ब्राइन को यहाँ से इसको एंटर करवा रहे हैं। यहाँ पर एनोड और कैथोड है। कैथोड खुद क्या है, कैथोड खुद नेगेटिव है और एनोड खुद पॉजिटिव है। अब कैथोड खुद नेगेटिव है तो वो ये क्या करेगा, तो ये जो पॉजिटिव आयंस है, दैट मीन जो कैटायंस है, उसको ये अट्रैक्ट करेगा। और एनोड खुद पॉजिटिव है, इसीलिए वो क्या करेगा, वो जो नेगेटिवली चार्ज जो आयंस है, मतलब जो एनायंस, उसको वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरह ये रिएक्शन हो गया Na+Cl-, ऐसा हो गया। ऐसा होके जो Cl- है वो Cl- चला जाएगा एनोड की तरफ, और जो Na+ होगा वो जाएगा कैथोड की तरफ, और H+ भी कैथोड की तरफ जाएगा। और ऐसे कर कर हम लोगों को ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को मिला ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो NaCl+2H2O, तो हमें मिला एज प्रोडक्ट NaOH। उसके साथ हमें क्लोरीन गैस मिला। अब ये जो NaOH और जो क्लोरीन गैस है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को ही हम लोग यूज करके और भी सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग बना सकते। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर तो बहुत यूज होता है ना। लॉन्ड्री में ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का और भी एक यूज है कि ये एस केमिकल की तरह यूज होता है। और ये जो पेपर, उसके बाद ऊट पाल्प, ये सब फैक्ट्रीज में भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पर देखो, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। वो जो Cl2 हमें मिला, मैंने बताया था ना कि वो Cl2 एंड NaOH बोथ आर सो मच इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर अस, मतलब कंपाउंड फॉर अस। वन Cl वो एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, और NaOH एक क्या है, एक कंपाउंड। ठीक है। अब देखो, ये Cl2 के साथ रिएक्शन करवा के हमें मिला CaOCl2+H2, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर हम लोग ऐसे ब्लीचिंग पाउडर को लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को कैसे हम लोग बना सकते हैं। जो बेकिंग सोडा है, उसका फॉर्मूला है NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है। अब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें NaCl+H2O+CO2+NH3, इसका रिएक्शन करवा के हमें NH4Cl मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। और NaHCO3 मिलेगा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिलेगा। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। और ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में NaCl जो है, इस NaCl रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। नेक्स्ट देखो, हम लोग बेकिंग सोडा को तो यूज करते, मतलब इसको तो हम लोग हीट करते, डिफरेंट डिफरेंट खाने में हम लोग बेकिंग सोडा को यूज करते। अब बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करते तो क्या होता है, जब इसको हम लोग हीट करते तब इससे
Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है इसको हीट करके। ये सोडियम कार्बोनेट याद रखना, ये भी काम आएगा दूसरे कुछ एलिमेंट बनाने में, ठीक है। अब बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर तो सबको ही पता है बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर तो बेकिंग सोडा से बनता है। तो ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के साथ अगर हम लोग वाटर या फिर हम लोग जो कुछ एडिबल, माइल्ड एडिबल, अगर हम लोग कुछ एसिड का मिक्सचर करवा दे, इसका अगर मिक्सचर करवा दे तो क्या हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा बेकिंग पाउडर। अब ये जो बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर को जब हम लोग मतलब वाटर में अगर इसको डिसॉल्व करें, वाटर में अगर इसको मिक्स करवाए और इसको अगर हीटेड करें तो ये कैसा रिएक्शन करेगा, तो ये NaHCO3 प्लस H प्लस जो कि किसी एसिड से आएगा और CO2, तो ये क्या करेगा, तो ये इसको जब हीट करेंगे या फिर डिसॉल्व करेंगे देन इसको CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। ये सारे जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस याद रखना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेकिंग पाउडर को तो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, लाइक पकोड़े वकोड़े बनाने में, केक बनाने में, ये सब बनाने में हम लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वॉशिंग सोडा। तो ये जो वॉशिंग सोडा है ये कैसे बना, अब देखो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3 10H2। अब सोचो जरा यहाँ पर 10H2 कैसे आया। एक्चुअली जो Na2CO3 है ना, याद है मैंने क्या कहा था, Na2CO3 याद रखने को कि बेकिंग सोडा को हीट करके हम लोग को Na2CO3 मिलता है। अब इस Na2CO3 के साथ अगर हम लोग 10H2 का रिएक्शन करवा दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Na2CO3.10H2। अब यहाँ पर देखो H2 है, तो इसका मतलब क्या ऐसा है कि वॉशिंग सोडा जो है वो भीगा हुआ है, वो वेट है, पर ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा क्यों नहीं हो, क्योंकि ये जो 10H2O है ये तो क्रिस्टल वाटर है ना, तो इसीलिए ये जो वॉशिंग सोडा है ये वॉशिंग सोडा भीगा हुआ नहीं है। उसी तरह हम लोग अब देखने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो तो यूज होता है लाइक जब बिल्डिंग में, जब हम लोग जब घर बनाते हैं तब भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। उसके बाद जब हड्डियां जब टूट जाते हैं तो उसको जुड़ने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो बैंडेड होता है वो बांध देता है ना, वो कर देता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा CaSO4.12H2O, ठीक है। अब ये देखो एक्चुअल में ना प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे आया। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली जो जिप्सम होता है ना, उस जिप्सम को हम लोग हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे आएगा, जिप्सम को अगर हम लोग हीटेड करें, वो भी हीट कितना करेंगे 373 केल्विन पे करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसके साथ अगर हम लोग लाइक देखो इसका हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख दिया कि CaSO4.12H2O। उसके साथ अगर हम लोग 1.5H2O का ऐड करवाए तो यहाँ पर हो जाएगा CaSO4.2H2O। ये पता है ये किसका फॉर्मूला, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना हाफ H2O। अब ऐसा क्या हो सकता है कि जो H2O है वो फ्रैक्शन में है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये क्या होता है, 2 यूनिट ऑफ CaSO4 के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहता है। ये मतलब 2 यूनिट ऑफ CaSO4 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं। अब हम लोग दिखा रहे रिएक्शन में हम लोगों को तो 1 यूनिट ऑफ CaSO4 को दिखाना है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, ठीक है। ये जो हाफ H2 है इसका सिग्निफिकेंस यही है।
नाउ हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ने वाले। अब जो मेटल है, मेटल का अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देखें तो एग्जांपल होगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मेटल है। अब मेटल में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसीलिए तो वो मेटल है। जैसे कि ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ये कुछ सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो वो सेम सेम प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक है मेलिएबिलिटी, मतलब जो सिल्वर है, उस सिल्वर का ज्वेलरी जो है, वो सिल्वर का ज्वेलरी तो कितना भारी भारी ज्वेलरी होता है सिल्वर का, पर उसी सिल्वर को ही हम लोग देखते हैं कि जो मिठाई में वो सिल्वर फॉयल की तरह, मतलब फॉयल यूज होता है, सिल्वर फॉयल, वो एकदम थिन शीट यूज होता है, और वो थिन शीट को हम लोग खा भी सकते हैं, है ना। ये कैसे हुआ, ये मेलिएबिलिटी की वजह से हुआ। सो मेटल में मेलिएबिलिटी है कि उसको हम लोग थिन शीट की तरह हम लोग मेटल को बना सकते हैं, उसका जो चेंज कर सकते हैं शेप को। नेक्स्ट एक है डक्टिलिटी। अब जो कॉपर वायर तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, कॉपर को कैसे क्या करते हैं, खींच के उसको स्ट्रेच करके कॉपर वायर बनाता है। अब ये जो कॉपर वायर है, ये जो बना, लाइक कॉपर को खींच के जो बना सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम ही है डक्टिलिटी। और है सोनोरास, मतलब जो मेटल है, वो मेटल को, मतलब मेटल में देखना कि बहुत डीप साउंड होता है। जो कंगन है उसको अगर एक कंगन के साथ और एक कंगन को ऐसे करो तो क्या होगा, तो हम लोगों को आवाज आएगा ना, सोने के कंगन होगा तो ये आवाज आता है सोनोरस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, जो नॉन मेटल में नहीं मिलता, इसीलिए वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल बहुत डाल है और मेटल बहुत लास्ट्रस है, और नॉन मेटल बहुत सॉफ्ट है पर मेटल बहुत हार्ड है। और नॉन मेटल में जो उसको हम लोग लाइक वो हार्ड है, हार्ड नहीं है, उसको हम लोग अगर तोड़े, मतलब उसको अगर हम लोग हथौड़े से अगर उसको पीटे तो वो टूट जाएगा, जैसे कि चारकोल, चारकोल टूट जाता है, वैसे ही। अब मेटल और नॉन मेटल की हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टी देख लिया, अब हम लोग ना कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन में है कि जो मेटल है, कुछ कुछ मेटल ऐसे है जो जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो मेटल में मैंने कहा, क्या कहा, मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो मेटल में इन जनरली बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। पर कुछ कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिसको अगर हम लोग हाथ में लेना, तब भी वो हाथ के पाम में वो पिघल पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये मेटल्स कौन कौन है, तो ये है गैलियम और सीजियम। ठीक है, और कुछ कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लाइक उसको हम लोग काट भी कर सकते हैं नाइफ के साथ, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, इस सबको क्या कर सकते हैं हम लोग, काट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। और लिथियम भी होता है। अब देखो, जो मेटल है ना, वो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। एक केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा कि जो मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, इसको अगर वाटर में हम लोग वाटर के साथ अगर इसका रिएक्शन करवा दे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसी वो बेसिक इन नेचर होगा। और नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन का हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया तो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा। और इसके साथ अगर हम लोगों ने वाटर का रिएक्शन कर दिया तो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये एसिडिक इन नेचर, मतलब एसिड क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि जो सल्फर है, सल्फर एक नॉन मेटल है, इसका जो ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको अगर वाटर में हम लोग डाल दे तो सल्फ्यूरस एसिड हम लोगों को मिलेगा, H3SO4। ठीक है, अब आप लोग मुझे क्या करोगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका एक एग्जांपल देके मुझे बताओगे कि क्या होता है। और मेटल ना वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है। कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो
बॉयल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम में एक्सपोज अगर कर दिया जाए तो वो रिएक्शन करेगा। तो मेनली मेटल क्या करता है, मेटल सबसे पहले जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है वो रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड करता है। प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद ये जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला उसके साथ वाटर का रिएक्शन करवा देंगे, करके हमें मिल जाएगा हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब मैंने क्या कहा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स वाटर के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन करता है। जैसे कि जो सोडियम है, सोडियम पोटेशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्शन करता है। कैल्शियम भी करता है वाटर के साथ रिएक्शन, पर वो इतना वायलेंटली रिएक्शन नहीं करता। मतलब वायलेंट रिएक्शन मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए तो क्या करते हैं, इसीलिए जो सोडियम है उसको, सोडियम पोटेशियम को क्या करते हैं, उसको मतलब केरोसिन में उसे भिगो के रखते हैं, उसे डिप करके केरोसिन में रखते हैं, उसे नॉर्मल एयर में भी नहीं रखा जाता है। और नेक्स्ट है कुछ ऐसा भी है जैसे कि जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। और एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब मतलब जिंक, ये सब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोगों को मिल सकता है वाटर वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन। अब हम लोग देखने वाले हैं जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे कि हम लोगों ने देखे थे ना कि जो CuSO4 है उसके साथ अगर जिंक की अगर रिएक्शन करवा दे तो ZnSO4 हो जाएगा। ZnSO4 होता है, उसके साथ Cu अकेला रह जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो SO4 है ये चला जाता है Zn के पास, और जो Cu है वो Cu डिपोजिटेड हो जाता है नीचे। Cu रेड कलर होता है उसका, और ZnSO4 कलरलेस होता है। ठीक है, और जो CuSO4 का जो सॉल्यूशन है वो तो ग्रीन, वो तो ब्लू टाइप का होता है ना। अब देखो, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि Zn ज्यादा पावरफुल है Cu से, इसीलिए तो उसके पास SO4 जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, Zn जो है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये जो कौन सा जो मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ये एक रिएक्टिविटी पूरा टेबल है। उस टेबल के साथ हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव। अब वो हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो, ये है पूरा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट एकदम टॉप पे है, जो मेटल्स टॉप पे है वो मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे है वो उतना कम रिएक्टिव है। अब ये तो मतलब याद करना पड़ेगा। तो याद करने का एक ट्रिक है, वो है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ zebra, I like her calling me silver goat। ठीक है, तो जस्ट ये जो मैंने आप लोगों को पोएम बताया कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी सिल्वर गोट, ये चीज याद रखना। बस रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो जितना टॉप पे है, एकदम टॉप पे है पोटेशियम, सो पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद है सोडियम, तो सोडियम उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम। और जो एकदम नीचे जो एलिमेंट्स है, मेटल्स है, जैसे कि मार्करी, सिल्वर, गोल्ड,
ये सब क्या है, ये सब बहुत कम रिएक्टिव है। और बीच में एकदम मिडिल में, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो एलिमेंट्स है वो उसका जो रिएक्टिविटी है वो मीडियम टाइप है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मेटल को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल नेचर में तो ओर्स की तरह रहता है ना, अब ओर्स से हम लोगों को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब जो ओर में मेटल होता है उस ओर में तो बहुत मतलब सॉइल होता है, क्ले होता है, और भी बहुत सारी डार्ट होता है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये सब डार्ट को, ये सब चीजों को हम लोग को रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो मेटल्स मतलब कम रिएक्टिव मेटल्स होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स एकदम नीचे होगा, वो मेटल्स तो फ्री स्टेट में ही रहता है। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ये सब तो फ्री स्टेट में हमें मिल जाएगा। और ये फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं और किस स्टेट में भी रह सकते हैं, और वो ऑक्साइड फॉर्म के भी मिल सकता है और सल्फाइड फॉर्म से भी हमें मिल सकता है। और जो जिसका रिएक्टिविटी जो मीडियम होगा, मतलब मिडिल पे जो मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज के, वो मेटल जनरली सल्फाइड फॉर्म से रहता है और कार्बोनेट फॉर्म से भी रह सकता है। अब अगर वो सल्फाइड फॉर्म में ना, तो इसको हम लोगों को मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को रोस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो बहुत इजी होता है अगर किसी ऑक्साइड से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़े तो सबसे पहले हम लोगों का प्रायोरिटी होगा ऑक्साइड फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्साइड को अगर हम लोग रिडक्शन करवा दे, रिड्यूस करवा दे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू, सो वो इजीली हम लोगों को मेटल मिल जाएगा इसके थ्रू। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू, इसे मतलब उसके प्रोसेस के थ्रू हम लोग मेटल को मतलब सल्फाइड से हम लोग जो मेटल है उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, बहुत स्ट्रांगली हीटेड होता है, उसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है। और जो कार्बोनेट है वो कैल्सिनेशन प्रोसेस से होता है, मतलब कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम लोग कार्बोनेट जो कंपाउंड से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ये होता है, ये भी स्ट्रांगली हीटेड होता है पर इसमें लिमिटेड लिमिटेड एयर होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग ऑक्साइड बना सकते हैं और ऑक्साइड को हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक कार्बन, कार्बन के थ्रू हम लोग इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे रिड्यूस करके। और जो बहुत ज्यादा मतलब हाईली जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है और रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद ये सब तो एक्सट्रैक्शन हम लोगों का हो गया। अब एक्सट्रैक्शन में तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ। अब इस रिएक्शन में मतलब जो हम लोग को जो मेटल मिला वो मेटल तो उतना प्योर नहीं है, अब उसको हम लोग को रिफाइनिंग करना पड़ेगा। अब रिफाइनिंग करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकली हम लोग उसको रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग करने के बाद हम लोगों को जो एकदम प्योर मेटल है वो प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ हम लोगों को मेटल मिल सकता है फ्रॉम द नेचर, नेचर से और से हम लोगों को मेटल मिल सकता है। तो ये जो मेटल कैसे मिल सकता है इसका मैंने पूरा आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है, दैट्स व्हाई। ओके, सो अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट पे जाना, क्लास 10 के प्लेलिस्ट पे, वहां पर आप लोगों को पूरा वीडियो मिल जाएगा चैप्टर वाइज एंड पार्ट वाइज। ओके, सो आप लोगों को अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे
विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।